ये लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन संभावित है। इस बार हो सकता है कि 12 से 14 प्रश्न संभावित हो जावे। कारण क्या है कि इसमें प्लेंटेबल सर्वे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स ये 2 चैप्टर और ऐड किए हैं, तो हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़कर के आपसे 12 से 14 हो जाए। और विगत हमने देखा है कि अधिकांश छात्र राजस्थान के, बेटा इसको ऑनलाइन जाने देना, लगभग 90% बच्चे स्टैटिक्स और कार्टोग्राफी को छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि आप करीबन 14 क्वेश्चन दूसरे बच्चों से नीचे आ जाओगे। 14 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 15,000 बच्चों के नीचे जाना। एक क्वेश्चन 1,000 बच्चों को ऊपर नीचे करता है। तो इसलिए सभी छात्र राजस्थान के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुन रहे हैं, कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स को अवॉइड नहीं करें। जिसमें जो मैंने स्टडी की है, लगभग 5 क्वेश्चन आपके प्रोजेक्शन के प्रतिवर्ष आ रहे हैं, और इसके अलावा लगभग एक दो क्वेश्चन मैप से होंगे, स्केल से होंगे, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मीन, एक मीडियन, एक कोरिलेशन और एक एसडी। इस तरह से लगभग आपके 12 क्वेश्चन लगभग आ रहे थे। ये बढ़कर के 14 प्रश्न होने की संभावना है। और 14 प्रश्न को अगर कोई बच्चा छोड़ रहा है तो वो वैसे आउट हो जाएगा, भले उसकी फिजिकल ज्योग्राफी कितनी अच्छी हो, इंडिया ज्योग्राफी कितनी अच्छी हो, राजस्थान ज्योग्राफी कितना ही अच्छी हो, यदि उसने कार्टोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दिया, वो गया। 90% बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं आपके पास एनालिसिस करूंगा पूरे रिजल्ट को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों की क्या स्थिति रहती है। जैसा कि अपन लगभग 6 टेस्ट यूनिट वाइज ले चुके हैं, कई बच्चों के मोर देन 80% नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के प्रश्न पत्र में मोर देन 80% आ जाए। अधिकांश बच्चे, पहले मैं कह रहा हूं, इसमें फेल है। अधिकांश बच्चे इसमें फेल है। तो इसका मतलब आप स्वयं आंकलन कर लें कि हम लीड कहां करेंगे। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास लगभग 40-45 दिन है, पर्याप्त समय। यदि किसी बच्चे, जो हमारे से केवल टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए बच्चे हैं, हमने आपको निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। आप हमसे बात करके हमारे क्लास नोट्स ले सकते हो, और उस क्लास नोट से जल्दी 40-45 दिन में आप तैयार कर सकते हो। ये हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपको लाभ मिले। तो आइए दोस्तों, इस कुल मिला के बात यह है कि इस यूनिट को छोड़ना नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से करना है। अधिकांश बच्चे इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर आप स्टैटिस्टिक्स के निकालिए। सबसे पहले आप डायरेक्ट चलिए 74, क्वेश्चन नंबर 74 निकालिए। निकाल लिया। 74 में है, वेरिएंस का मान होता है। वेरिएंस क्या है? एक तरह से सिंपल ही है। वेरिएंस क्या है? V इक्वल टू SD का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग क्या है? वेरिएंस। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको SD की वैल्यू दे दे और वेरिएशन पूछ ले। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सीधा सा कि परसेंट क्या है? SD का वर्ग। प्रमाप विचलन का वर्ग है। मानक विचलन का क्या होता है? वर्ग होता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा भी गया है। हमने कोशिश की है कि विगत प्रश्न पत्र के लेफ्ट राइट रहे हम। तो पहला इसमें, अच्छा, इससे एक दूसरा नाम से भी जानते हैं इसको, वेरिएंस को क्या कहते हैं? अपकिरण की द्वितीय घात। लिख लें वहीं, इससे अपकिरण की द्वितीय घात, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण की द्वितीय घात, इस प्रसरण को ही कहते हैं। वहीं लिख लें, प्रश्न पत्र के साथ ही लिख लें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, 74 बी। 75 दिया हुआ प्रकीर्ण आरेख स्कैटर डायग्राम रिप्रेजेंट करता है आर का मान लगभग। अब एक तो ये ध्यान रखना है, एक जनरल आपको मैं बता दूं कि यदि इस ग्राफ में कोई भी डिजिट अगर इस तरह से दी हुई है, या इस तरह से अगर ग्राफ बनाया हुआ है, तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि उस ग्राफ में इस तरह से अगर दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो आंशिक नेगेटिव है या मध्यम है, हाईली है, तो वो इनके बिखराव मूल्यों के ऊपर निर्भर करता है। अगर बिखराव नहीं है
तो अपन क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जो कि क्लास में अपन ने डिटेल बात कर ली है। मैं केवल इतना ही अभी तो आपको अवगत कराना चाहूंगा। ग्राफ इस तरह से है, तो ये नेगेटिव को इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, फिर पॉजिटिव में भी अलग अलग है, लो, मीडियम, हाई, परफेक्ट, इस तरह से अलग अलग है, वो चीज आपको देखना है। लेकिन एक जनरल रूप से पहले ग्राफ आती है, आपको पता लग जाना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है, ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। अब इसमें पहले लिख दिया कि मान लगभग होगा, लगभग होगा, मूल्यों का बिखराव भी हो रहा है, लेकिन एक किस सीक्वेंस में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है। तो इसमें -0.6, इसका आंसर कीजिए बी, -0.6। नेक्स्ट, निम्नलिखित समंकों के लिए कोटि आकार सहसंबंध होगा। अब देखिए, यहां वहां कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना आप। मैंने पहले भी बताया था कि एक श्रेणी का अगर दूसरी श्रेणी पर प्रभाव पड़े, एक की वजह से दूसरे में बदलाव आ जावे, तो इसका मतलब उसमें सहसंबंध है। और एक की वजह से अगर दूसरे में परिवर्तन नहीं है, उसका मान सेम ही चल रहा है, तो इसका मतलब एक की वजह से दूसरा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें सहसंबंध नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना आप, ये सिंपल है, x26462, ठीक है, x सीरीज, लेकिन y सीरीज 4444, इसका मतलब x का y पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, x का y पर प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब नो कोरिलेशन, यहां पर कोरिलेशन का अभाव है। अब इस केस में जब कोरिलेशन का अभाव होगा, तो उसके लिए r की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां r रिप्रेजेंट कोरिलेशन, r की वैल्यू क्या हो गई, 0। सी, वो सामान्य प्रश्न आते हैं, इनको केवल आपको एक बार देखना होगा। नेक्स्ट, स्टैटिक्स के प्रमुख ऑब्जेक्ट क्या हैं, ये तीनों ही हैं। 77 का डी कर लें, फिर है 78। स्टैटिक्स में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें फिशर, हाँ फिशर, इसको थोड़ा सही करें आप, ये रोनाल्ड फिशर है, ये जो बी में है ना, गेनाल्ड की जगह लिखिए रोनाल्ड, करेक्शन कीजिए, रोनाल्ड, रोनाल्ड फिशर, ये दिनेश बी में है, रोनाल्ड फिशर कीजिए, ये रोनाल्ड है। मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे देता हूं। ये फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स हैं, आधुनिक के सांख्यिकी के पिता हैं, ये आधुनिक सांख्यिकी के पिता हैं रोनाल्ड फिशर। फिर इसके बाद में गाल्टन साहब बिल्कुल सही है, कार्ल पियर्सन साहब सही है। इन तीनों का स्टैटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें मैंने जो नाम लिखा रोनाल्ड फिशर, ये फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स है, आधुनिक सांख्यिकी के पिता, आधुनिक सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर। माइनर करेक्शन है, कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर का मतलब आईक्यू लेवल है, सुंदरता है, ईमानदारी है, स्वास्थ्य है, इसकी जानकारी के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन, मध्य का। स्वास्थ्य की जानकारी है, आईक्यू लेवल है, जैसे इस क्लास में ये बच्चे मेरे पास 70 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यस एवरेज ए ग्रेड है, एवरेज बी ग्रेड है, एवरेज सी ग्रेड है। तो इससे एक अपन इनकी इंटेलिजेंसी का पता लगा रहे हैं, या किसी की पर्सनालिटी, किसी का स्वास्थ्य कैसा है, कुल मिला के जो गुण हैं, अपन जब व्यक्ति विशेष की गुणों की बात करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन। ये प्रश्न हमेशा आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, ऐसे भी ये प्रश्न आता रहा है, मीडियन किस माध्यम में। हाँ, एक मैं बता दूं आपको, फिर स्टैटिक्स में हमारे से जो प्रश्न पूछा जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें केवल उपयोग पूछा जाएगा, आपसे अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उसके केवल क्या उपयोग है, या फिर उसके अलजेब्रिक करैक्टर, बीजगणितीय गुण। बीजगणितीय गुण का मतलब यह है कि समांतर माध्य, यदि उसमें कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य पर प्रभाव क्या होगा, या मीडियन पर क्या प्रभाव होगा, बहुलक पर क्या प्रभाव होगा। तो जो बीजगणितीय गुण है वो ढंग से याद कर लेना, हर बार वही पूछे गए बीजगणितीय गुण। तो आपको तो ये देखना है कि हमारे विगत प्रश्न पत्र में किस तरह की अप्रोच रही है, उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, अन्यथा स्टैटिक्स तो बहुत बड़ा पार्ट है। कई बच्चे तो बीए स्टैटिक्स में रहते हैं, एमए स्टैटिक्स में करते हैं, इतनी स्टैटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हमारे तो केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में भी ओनली SD एंड उधर कोरिलेशन, बस ये 4 बिंदु है। और चारों बिंदु के बीजगणितीय गुण पढ़ लीजिए और मैन उनके फॉर्मूले देख लीजिए और किसने क्या बात की, इतना सा। नेक्स्ट, किस माध्यम में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है? बहुलक, AT का बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है। वेरी गुड, समांतर माध्य से, या अपन यूं कह सकते हैं कि समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अपन जब स्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब उसके बीजगणितीय गुणों में मैंने ये पहला ही गुण लिखवाया था, अगर आपको पता हो तो, है समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आप जानना चाहें तो इसको आप यूं कर सकते हो, सिग्मा D इजकल टू क्या है? 0। आप इसको कर सकते हो, अभी कोई भी कल्पना करके कोई भी सीरीज लेकर के, व्यक्तिगत सीरीज लेके कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा D इजकल टू 0 ही मिलेगा आपको। इसको वहीं लिख लो, इसका बहुत ही ब्रीफ में, ये पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा लिख लीजिए आप, सिग्मा D इजकल टू 0। अरे ये देना व्हाइटनर, ये डस्ट। नेक्स्ट, किसी श्रेणी में बहुलक का मूल्य सर्वाधिक आवर्ती वाला मूल्य होता है। सामान्य प्रश्न है, आया हुआ है। फिर है, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ क्या होगा? न्यूनतम। सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम। फिर मैंने ये पहला करैक्टर, दूसरा करैक्टर सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम, ये नेक्स्ट लिखवाया था, अगर पता हो तो। एक बार आप कल्पित माध्य से करिए, अरे एक बार डायरेक्ट माध्य मान करके कैलकुलेशन करिए, सदैव सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम होगा कैलकुलेशन जब हम करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मैं ध्यान दे लें। 83 का C। 84, यदि समांतर माध्य 20 है और बहुलक 18 है तो मीडियन क्या होगा? आप एक काम करें, ये प्रश्न आ भी सकता है कि ये जो मीन, मीडियन और मोड, इनमें आपस में इंटर रिलेशन क्या है। शायद मैंने कहीं ना कहीं आगे एक फॉर्मूला भी आपसे पूछा है, इनमें सब बच्चों को इंटर रिलेशन आना चाहिए। Z इजकल टू क्या लिखोगे? 3m माइनस 2x बार, ये याद कर लें। कभी तो ये फॉर्मूला आ जाता है कि मोड, मीडियन और x बार में क्या रिलेशन है, या इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी कैलकुलेट करवा लेंगे। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो चाहे किसी की वैल्यू दे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। प्रश्न की प्रकृति ऐसे भी हो सकती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, ये संबंध है, याद कर लें इसको, इससे आपकी इसकी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। आंसर क्या आएगा? 19.33 बी। हाँ, अब देखिए ये जो 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन में क्या किया? हाँ, अब एक थोड़ा सा लिख लो, आंसर तो कर लो इसका ए, गोटफ्राइड एकलवाल। और यहां लिखो एक लाइन और लिखो, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स रोनाल्ड फिशर, रोनाल्ड फिशर, या फिशर शब्द याद रख लें। एक इसमें डी विकल्प दिया हुआ है, हाँ, प्रशांत चंद्रा महानोबिल्स, ये भारत के सांख्यिकी के पिता है, यह लिख लो, प्रशांत चंद्रा महानोबिस, प्रशांत चंद्रा महानोबिस। प्लानिंग का एक मॉडल था, महानोबिस प्लानिंग मॉडल, वो इन्होंने दिया था।
प्रशांत चंद्रा, पूरा नाम लिख लो, प्रशांत चंद्रा महानोबिस, भारत में सांख्यिकी के जनक। ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, यदि किसी आवर्ती बंटन में प्रसरण 25 है और समांतर माध्य 10 है तो विचरण गुणांक बताइए, क्या होगा? 50%। अब देखो ऐसा है, जब तक आपको VNSD में रिलेशन नहीं है तब तक आप कोफिशिएंट वेरिएंस नहीं निकाल सकते। इस प्रश्न के अनुसार चलिए, आपको देखो इधर देखिए, V इक्वल टू SD का स्क्वायर, ओके, V की वैल्यू क्या दे रखी है? 25। पहले तो आप SD कैलकुलेट कीजिए, आप SD कैलकुलेट करेंगे। अब SD कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि √25, तो SD क्या आ गई? 5। अब हमारे पास SD आ गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद में आप चले समांतर माध्य 10 है तो विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का मतलब SD अपॉन x बार, SD अपॉन x बार इंटू 100। अब हमारे पास ये SD ऑलरेडी है, तो SD 5 अपॉन x बार की वैल्यू कितनी है? x बार 10 इंटू 100, ये कितने हो गए? 50%। दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको वो पता है क्या कि प्रमाप विचलन का वर्ग प्रसरण होता है तो ही आपको इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। 1 ही सेकंड का काम है, यदि अगर आपको फॉर्मूले आते हो तो। आंसर कर लें 50%। 87, x और y में सहसंबंध गुणांक 0 होता है यदि चरमूल्य अनुपस्थिति का आभास। सीधी बात भाई, जब इनमें इसका सहसंबंध गुणांक की वैल्यू 0 दे दी तो इसका मतलब सहसंबंध का क्या है? अभाव है। 87 का D, विचार ही नहीं करना था, ऊपर नीचे। हाँ, वो तो ऐसे दी थी मैंने कि पढ़ते रहे। बारिश आ रही थी इसलिए मेरा भी आना असमर्थ था, इसलिए मैंने कहा बड़े बड़ा पेपर दे दो, बच्चे आराम से करते रहे। यस, क्वेश्चन नंबर 88। 88 का क्या करोगे? बी कैसे बेटा? इधर देखो आप, देखिए कंटिन्यूस सीरीज जब हम पढ़ते हैं, सतत सीरीज, बातचीत नहीं, सतत श्रेणी को हमने यहां 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है अपवर्जी, एक्सक्लूसिव, एक है समावेशी। अब आप तो एक ही इनके याद रखो, अपवर्जी का जो क्लास इंटरवल होता है वो चीज याद रख लो। वैसे अपवर्जी क्लास इंटरवल अपन ऐसे लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और समावेशी को कैसे लिखते हैं? 0 से 9 और 10 से 19 और 20 से 29, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए आप, जैसे मैंने कोई डिजिट दे दी 10 और इसकी मैं बात करूं तो बताओ उसको 10 में इसमें शामिल करोगे या इसको शामिल करोगे? नेक्स्ट में शामिल करोगे ना, तो फिर इसमें अब पढ़ो आप। अब यही प्रश्न यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अपवर्जी विधि के अंतर्गत किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते, क्योंकि अपन ने किसमें कर लिया? अपन नेक्स्ट में कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, समावेशित करते हैं। तो इसका 18 का करो, 88 का ए। स्टैटिक्स का एक ही बात है, एक तो फॉर्मूले, अरे फॉर्मूले 4 तो याद रखने, एक तो अर्थमेटिक मीन याद कर लो, मीडियन याद कर लो, मोड याद कर लो, एसडी याद कर लो, कोरिलेशन। 5 फॉर्मूले याद करने, 5 ही तो आपके, और उनके केवल बीजगणितीय गुण। लो साहब खत्म। कहीं कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, मोर करो। आपसे परीक्षा में कैलकुलेशन कभी नहीं करवाई जाती है। हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए हम आंकड़े दे देंगे, जैसे ये आंकड़े दे रहा हूं मैं, अनावश्यक आंकड़े ऐसे दे देते हैं कि बच्चा कैलकुलेशन करने बैठ जाए। ये ऐसे थोड़ी 1 घंटे तक आप कैलकुलेशन करते रहे, वो तो विवेक से देना है। तुरंत एक्स सीरीज को और वाई सीरीज को देख करके कोरिलेशन देखना कि क्या होता है। जिसको अगर पूरा फॉर्मूला पता है वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। बहुत इजी आते हैं, 4 क्वेश्चन है स्टैटिक्स के आपके। नेक्स्ट आगे चले। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हो, क्लास नोट्स, मैनेजर से बात करके नोट्स ले लें।
मैनेजर साहब इन बच्चों को आप PDF फॉर्मेट में दे देना, ये बच्चे छाया प्रतिलिपि निकलवा लेंगे, ठीक है बेटा। और कार्टोग्राफी में प्रोजेक्शन में कहीं दोबारा दिक्कत हो तो अपने प्रोफेसर कौशलेंद्र जी फ्री करेंगे एक बार। मुझे आशा है सर एक बार इन बच्चों को रिवर्स कर दें लास्ट मोमेंट में जाते जाते, अभी नहीं अगले सप्ताह। मैं देखता हूँ आज आपका रिजल्ट क्या रहता है। मुझे खुद को भी डर लग रहा है कहीं बच्चे फेल तो नहीं हो गए, क्योंकि ये सर रात को भी 12, कौशलेंद्र जी रात को 12 बजे गए मेरे पास। मैंने कहा कैसे पता रहे? अरे सर एक बार उस पेपर को और देखूं। इन्होंने 15 क्वेश्चन डिलीट करवा दिए, वो पहले सिलेक्ट कर रखा और 15 क्वेश्चन डिलीट करवा के फिर दूसरे ऐड करवा दिए। हमारे टाइपिस्ट परेशान हो गया। फिर सुबह वापस फोन किया, बोले सर एक क्वेश्चन और करेक्शन करेंगे। फिर एक क्वेश्चन को डिलीट करा के फिर वो क्वेश्चन दे दिया। अब इतना भारी पेपर दे दिया, करना मुश्किल हो गया। लेकिन यह है कि पूरा आपका जो कार्टोग्राफी है वो कंप्लीट आ गया। देखते हैं बच्चों की स्थिति क्या रहती है। एक बार अपन लिखवाएंगे नहीं, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये जो साथी केवल टेस्ट में आए वो भी निःशुल्क रहेंगे। उद्देश्य है कि हमारे कोचिंग से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो, ये हमारा उद्देश्य है। करेंगे लास्ट मोमेंट में करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर बोलो। 89 गुणों की बात आ गई, वापिस बौद्धिक क्षमता की बात आ गई। मीडियन, किसी वितरण में सबसे अधिक वार्मकता वाले मूल्यों को बहुलक, ये रिपीट हो गया भाई। 91 बहुत अच्छा प्रश्न है। समंक को स्थिरांक से विभाजित करने पर डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट पर परिमाप विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों थोड़ा सा आप लोग, कि यदि आप डिवाइडेड करते हो या आप मल्टीपल करते हो तो SD का मान परिवर्तित हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। यदि आपने कांस्टेंट के द्वारा किसी समंक को डिवाइड किया हो या मल्टीपल किया हो तो उसकी जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। अब जो बदलेगी, अब जैसे इसने डिवाइड किया है तो डिवाइड के अनुपात में कम हो जाएगा। यदि ये मल्टीपल करता तो ये मल्टीपल अनुपात में बढ़ जाता, मल्टीपल अनुपात में बढ़ जाता। लेकिन यही केस यदि हम इस स्थिरांक को घटा दें या प्लस कर दें तो इसका मान अपरिवर्तित, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार बात याद रख लेना। प्लस माइनस करने पर SD अपरिवर्तित रहता है, डिवाइड और मल्टीपल करने पर SD का मान बदल जाता है। ये चार लाइन याद रखना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। क्या किसी भी समंक में यदि आप कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो परिमाप विचलन का मान निश्चित रूप से चेंज होगा। अब वो चेंज होगा, डिवाइड कर रहे हो कम हो जाएगा, मल्टीपल कर रहे हो बढ़ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ये प्रश्न हमेशा आ रहा है। RPC के पेपर उठा के देख लो आप। चलो आगे 91 का दिनेश ए करना। 92 बात आ गई, समंक में कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका मान परिमाप विचलन में क्या रहेगा? अपरिवर्तित। अब देखिए यहां तो मैंने लिखा स्थिरांक घटा दिया जाए, अब मैं यहां लिख दूं कि स्थिरांक बढ़ा दिया जाए तो भी क्या रहेगा? अपरिवर्तित। दोनों स्टेटमेंट में अपरिवर्तन, ठीक है। 92 का डी फिर है माध्य के लिए विचलनों की बीजगणितीय योग सिग्मा डी इक्वल टू 0। अभी जो बात की सिग्मा डी इक्वल टू 0 होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट, सहसंबंध के लिए श्रेणी आवश्यक है, कम से कम 2 श्रेणी तो होनी चाहिए, तभी तो अपन तुलना करेंगे, तभी तो उसका एक पर दूसरे पर प्रभाव। पूर्ति और मांग में संबंध तभी तो स्थापित करेंगे, पूर्ति और मांग में तभी तो अपन संबंध स्थापित कर देंगे। फर्टिलिटी एंड उत्पादकता पर अपन तभी संबंध स्थापित करेंगे। वर्षा वितरण और वनस्पति वितरण का संबंध तभी अपन स्थापित कर पाएंगे। कई आंकड़े हैं जिनको अपन एज्यूम करके व्यवहारिक जीवन में उपयोग लाया जा सकता है, लेकिन कोई भी कोरिलेशन के लिए 2 श्रेणियां आवश्यक है, सहसंबंध के लिए कम से कम 2 श्रेणी आवश्यक है। फिर है उच्च धनात्मक सहसंबंध की सीमाएं, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन वेरी करता है 0.75 से +1, बी आंसर। नेक्स्ट है यदि 2 श्रेणी में चरों के मूल्य में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो
विपरीत का मतलब है एक बढ़ रही है और उस एक की वजह से दूसरी घट रही है। कोई एग्जांपल देंगे? जैसे पूर्ति और कीमत की बात करें, आप किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ा दीजिए, वस्तु की पूर्ति बढ़ाएंगे कीमत कम हो जाएगी। बाजार में वस्तु की अगर पूर्ति बढ़ा दी तो कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक बढ़ेगी एक घटेगी, तो डायरेक्शन क्या हो गई? विपरीत। विपरीत की बात कराने है, दो श्रेणियों में चर के मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक। और ऋणात्मक भी कौन सा है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट, यदि सहसंबंध गुणांक धनात्मक हो तो एक चर के मान में वृद्धि से दूसरे चर के मान में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु के मांग बढ़ने पर, किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। एक और एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं, तो एक ही डायरेक्शन में चर का मान बढ़ता हुआ चलेगा, इसको कहेंगे अपन पॉजिटिव कोरिलेशन। 97A 98, यदि दो चर के मध्य परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो सहसंबंध गुणांक R का मान R = 1। बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न है। R = 1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और R = 0 हो तो लैक ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का अभाव है। नेक्स्ट है, X और Y में गुणांक शून्य है तो कोई बात नहीं, दो चर मूल्य ये रिपीट हो गए हैं। 99 का D अनुपस्थिति, 100 विचरण गुणांक का सूत्र है SD/X बार इंटू 100। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। SD/X बार इंटू 100 डिस्पर्सन के माप में शामिल है। डिस्पर्सन के माप में शामिल क्या है? सभी है, क्योंकि डिस्पर्सन की जो माप है उसमें सीमा रीति विधि, विचलन विधि और आलेखी विधि। अब जो सीमा रीति विधि है उसमें विस्तार आता है, और फिर इसमें जो विचलन माध्य रीति है इसमें QD आता है और आपका SD आता है। QD और SD, हालांकि आपके सिलेबस में केवल SD दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, प्रभाव विचलन दिया हुआ है। और जो बिंदु रेखीय विधि है जिसको अपन आलेखी विधि कहते हैं, आलेखी विधि के अंदर लॉरेंज कर्व आता है। लॉरेंज कर्व ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन की आरेखी विधि है लॉरेंज कर्व। इसमें केवल आपसे बात कर रहा है प्रमाप विचलन। ओके, प्रमाप विचलन किस में आ गया? विचलन माध्य रीति में आ गया। विस्तार किस में आ गया? सीमा रीति विधि में आ गया। लॉरेंज कर्व किस में आ गया? आलेखी विधि में आ गया। तीनों ही विधियां हैं, तीनों ही विधियां हैं। ये मैंने पढ़ाते समय नोट्स में एक पूरा डायग्राम बताया था, नोट्स में दिया हुआ है, उसको पढ़ लें रेगुलर स्टूडेंट। यस, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यहां से क्लासिफिकेशन को लेकर प्रश्न आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तीन प्रकार के मैंने बताए थे। एक बताया था गणितीय माध्य। तो इसमें अगर हम गणितीय माध्य देखते हैं तो केवल अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य, टू रिलेटेड अर्थमेटिक मीन। एक बार बोलना। फिर है स्थानिक माध्य। स्थानिक माध्य में आपके ये माध्यिका और बहुलक आता है, माध्यिका और बहुलक आता है। हाँ, अरे भाई आप बैठो, अभी वेट कीजिए। आप ये इस समय क्यों बुलाते हो? आप कोई बच्चा है नोट्स के लिए, उसको मना करो, बोले कल आना। मना करते ऐसे स्टूडेंट डिस्टर्ब करते, मना कर दो, बोले कल आना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है? सभी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें क्लासिफिकेशन याद रखना आपको। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि स्थानिक माध्य कौन सा है, गणितीय माध्य कौन सा है, व्यापारिक माध्य निम्न में से कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आंसर कर लो सभी। नेक्स्ट है बहुलक माध्य और माध्यिका में अंतर संबंध, Z = 3m - 2x बार। ये तो याद ही कर लो आप। हाँ, 103 का A। नेक्स्ट लॉरेंज कर्व, अभी बात कर रहे थे। अपकिरण ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधि है, ग्राफिकल मेथड है। फिर है प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र SD/X बार। SD/X बार, यदि बहुलक माध्य क्रम से 25-45 है तो माध्यिका की गणना उस सूत्र से कर लीजिए आप, 38.33। ए सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां ये सभी है।
मैंने 5-6 विधियां नोट करवाई थी, 5-6 विधियों का नाम पता होना चाहिए आपको। इसमें अभी मैंने केवल प्रकीर्ण आरेख, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पेरमैन की कोटि अंतर विधि, और भी विधियां 3-4 वो भी याद कर ले, ये सभी। फिर कार्ल पियर्सन के गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है, ये फॉर्मूला पूछा गया है। कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n SD ऑफ x सीरीज SD ऑफ y सीरीज, ठीक है। बी, आंसर बी कर ले। हैं? 108 का बी है, 105 में ए, 105 में ए, 108 में बी, 109, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए बिखरे हुए हैं, कोई सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध का इसमें अभाव है, तो आर का मान क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ए। इस ग्राफ को देख करके ही पता लगा लेंगे कि इसमें कैसा सहसंबंध है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट 111, निम्न समंकों में सहसंबंध होगा, ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध क्यों है, देखिए एक्स सीरीज 2, 4, 6 एक तरफ बढ़ रही है और एक तरफ घट रही है, एक सीरीज बढ़ रही है, एक सीरीज घट रही है, विपरीत दिशा चल रही है। जब सीरीज में विपरीत दिशा चले तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, ऋणात्मक सहसंबंध है। नेक्स्ट निम्न समंकों का सहसंबंध। अब देखिए y सीरीज 40 40 40 40 कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब सहसंबंध का अभाव है, अनुपस्थित है। फिर एक समंक 113, एक ही डायरेक्शन में, देखिए 50 45 44 एक ही डायरेक्शन में कम हो रही है एक्स सीरीज, और वाई सीरीज भी एक ही डायरेक्शन में कम हो रही है, कम हो रही है लेकिन डायरेक्शन एक है, इसलिए कौन सा सहसंबंध है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक। एक ही डायरेक्शन में कम हो रही है, ऋणात्मक मत कर देना कोई बात नहीं, गलती करते रहो, धनात्मक। डायरेक्शन एक होनी चाहिए, डायरेक्शन एक होनी चाहिए, धनात्मक कीजिए। 113 ए, 113 ए, समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाता है सभी के द्वारा। 115 में अपर सीमा लोअर सीमा डिवाइडेड टू सी। 116 प्रमाप विचलन एसटी, मानक विचलन, 116 का प्रमाप विचलन। नेक्स्ट है अपकिरण की प्रमाप विचलन विधि का स्टैटिक्स में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कार्ल पियर्सन। सहसंबंध के सिद्धांत प्रतिपादन करने का श्रेय गाल्टन और कार्ल पियर्सन, गाल्टन और दोनों को है। नेक्स्ट एक श्रृंखला में अंतिम संचयी आवृत्ति जिसके बराबर होती है सिग्मा एफ के बराबर, सिग्मा एफ। दो चरों के बीच सहसंबंध मापन के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी नहीं है, लॉरेंस कर्व नहीं है। लॉरेंस कर्व क्या है, अपकिरण ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधि, अपकिरण ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधि, और ये सब सहसंबंध अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। हाँ डी, 122 का डी। फिर 123, यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य यह है प्रमाप विचलन है, तो प्रमाप विचलन गुणांक क्या होगा, 0.33। कोफिशिएंट ऑफ एस डी, ध्यान से सुन लें, कोफिशिएंट ऑफ एस डी इक्वल टू क्या होगा, एस डी अपॉन एक्स बार। एस डी अपॉन एक्स बार का मतलब 15/45, और 15/45 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 0.33। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। निम्न अपकिरण मापों में कौन सा माप श्रेणी के लिए पद मूल्यों पर आधारित होता है, प्रमाप विचलन एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है समांतर माध्य की गणना। सभी पद मूल्यों का गुणनफल का योग सीमा एफ होता है। गुणनफल में आवर्तियों का योग सीमा एफ अपॉन एन होता है। समांतर माध्य में शॉर्टकट मेथड में पद मूल्यों में कल्पित माध्य घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। a माइनस ए या x माइनस ए इक्वल टू डी लिखते हैं, राइट, सभी सही है, सभी सही है। फिर है समानदाता से सूचना प्राप्त करने की कौन सी विधि है, द्वितीय आंकड़ों,
आंकड़ों का दो प्रकार से संकलन होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। जो ये समानदाता होते हैं ये द्वितीयक आंकड़ों का संकलन है, 126 का भी। फिर आंकड़ों के बारे में कथनों पर विचार करें। ऐसे आंकड़े जो पहले से प्रकाशित है या अप्रकाशित रूप में विद्यमान नहीं होते, प्राथमिक आंकड़े, बिल्कुल सही है। फिर द्वितीय आंकड़े सर्वेक्षण के विभिन्न माध्यमों द्वारा पहली बार नहीं, वो तो दूसरी तीसरी बार होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। व्यक्तिगत प्रेक्षण प्रश्नावली प्राथमिक आंकड़ों को ज्ञात करने की विधि है, बिल्कुल सही है। आंसर सी, 1 और 3। आंसर कीजिए 1 और 3। हाँ, 127 का सी, 126 का बी, 128 निकालिए। समानदाता मीडिया वाले आगे सब, हाँ मीडिया वाले, पूरे मीडिया वाले सभी जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। अब जैसे मीडिया अपने पास आ जाए, अभी मीडिया अपने पास आ जाए कि आज इन बच्चों की रिजल्ट क्या रहा, अपने से लेके जा रहा आंकड़े, तो वो द्वितीयक मात्रा है, द्वितीयक आंकड़े हो गए, प्राथमिक नहीं है। अपने से जो कलेक्ट कर रहा है, हाँ अब अपन प्रश्नावली जो भरवा रहे हैं वो प्राथमिक हो गए। अब जैसे प्रश्नावली मैंने भरवा ली, मैंने आपको एक शीट दी और ये कहा कि आपके परिवार की पूरी डिटेल दीजिए, आप कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किसकी आय कितनी क्या है, आप उसमें लिखे दोगे। वो प्रश्नावली जो बना दी वो चीज क्या हो गई, एक तरह से प्राथमिक। जैसे आप फील्ड सर्वे करने जाते हैं या आप मान लीजिए गांव में, जैसे आप कोई भी सर्वे करने चले गए, पर्सनल आप सर्वे करने गए, तो वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। आप व्यक्तिगत रूप से जाकर नहीं, समानदाता इसमें नहीं आता है। समानदाता हमेशा द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। हाँ नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखना, जहां प्रोसेसिंग की प्रक्रिया आ जाती है, जहां प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जाती है वो द्वितीयक आंकड़े। समानदाता प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में शामिल होता है। मीडिया को अपन देंगे आंकड़े, नहीं, आंकड़े तो अपन तैयार दे रहे हैं ना, आंकड़े अपन दे रहे हैं। नहीं नहीं, सही है, प्रश्न सही है, ध्यान से पढ़ें प्लीज। समानदाताओं से सूचना प्राप्ति की कौन सी विधि है, समानदाता से सूचना प्राप्ति की कौन सी विधि है। एक बार इसको पढ़ो क्वेश्चन को, एक मिनट सुनिए, इसने क्वेश्चन को पढ़ो आप। समानदाता से सूचना प्राप्ति की, एक तरह से उनसे अपन ले रहे हैं, फिर वापस उसने किसी दूसरे से लिया है, तो प्रोसेसिंग होके आ गई अपने पास। सही है, सेकंड द्वितीयक आंकड़ों का संकलन हो गया ये, राइट, नहीं सही है। फिर आंकड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये हो गया। फिर 128, हाँ, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट या सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, एक ही बात है। 128 का ए। फिर है 129, 129 में धनात्मक सी, ग्राफ को देखिए पता चल रहा है धनात्मक है। फिर समांतर माध्य की विशेषताएं, सत्य कथन नहीं, पहला कैसे है, समस्त पद मूल्यों को समान महत्व कैसे दे देंगे, प्रत्येक को समान महत्व कैसे दे देंगे भाई। इसे ज्ञात करने के प्रत्येक पद की गणना एक ही बार की जाती है। समांतर माध्य कुल पदों के मूल्य के योग में पदों की संख्या भाग देकर प्राप्त करते हैं। 2 और 3, 2 और 3 इसमें सुनिए, सही कथन की बात कर रहा है वो, ध्यान से सुनिए। नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद की गणना केवल एक ही बार की जाती है। प्रत्येक पद का मतलब समझ रहे हो, पद जो जैसे मान लो अपन ने एक्स सीरीज दे दी और उसमें 2, 4, 5, 6 दे दिए, तो 2 की गणना एक ही बार होगी, 4 की गणना एक ही बार होगी, बार बार थोड़ी कर रहे हैं अपन, एक ही बार कर रहे हैं। नहीं, 3 बार कौन सा आ गया, नहीं, इसे प्रत्येक पद की गणना, पद का मतलब जो मूल्य दिए हुए हैं उसकी गणना बार बार थोड़ी कर रहे हैं, एक ही बार करेंगे। और जो पहला दिया समस्त पद मूल्यों को समान महत्व, समस्त पद मूल्यों को समान महत्व दे नहीं सकते। सही है, 2 और 3, 2 और 3
131, 131 साइको, ये हाँ साइको निकाले, ए 131 ए, 132 बी, हाँ बी। शिक्षण में 133 डी, आंसर लगा लें केवल। 134 कंप्यूटर, 135 सी, बोलना नहीं है। 135 बातचीत नहीं, सी। आप एक बार कंफर्म कर लेना, भी इसका सॉल्यूशन देंगे। 135 सी, 136 35 में सी। बेटा बात नहीं, जगदीश बात नहीं बेटा। 135 सी, 136 ए, 137 ए। बलराम सर को बुला लो ऊपर से, सर है ऊपर, कौशलेंद्र जी आप जाओ, सुना ही नहीं। 137 का ए, 138 ए, 139 बी, 140 सी, 141 बी जोसेफ जे सकबाव, 142 सी, 143 सी, 144 ए, 145 ए, 146 123 डी, 123 147 डी, 148 147 का डी, 148 ए, 149 बी, 149 बी और 150 डी। अच्छा एक ये ओमार सीट थोड़ा सा ढंग से भरे, कुछ बच्चे ओमार सीट ढंग से न भरने की वजह से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं आप लोगों के। ओमार सीट को प्रॉपर करें। अभी जो कार्टोग्राफी वाला पार्ट कौशलेंद्र जी करवा रहे हैं, वापिस क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1, एक काम करेंगे इसमें जो कार्टोग्राफी में, बेटा जगदीश चुप रहे, आपके जो जहां कार्टोग्राफी वाला पार्ट लिखा है वहां सीनियर सेकेंडरी शब्द लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल लिखा हुआ है, तो उनको जरूर देख लें आप। अभी प्रैक्टिकल की जो किताब चल रही है 11th-12th में, और आपके इसमें ये प्रोजेक्शन है, प्लेन टेबल सर्वे है और क्लासिफिकेशन मैप है, स्केल, इनको उधर जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है पेपर सेटर डायरेक्ट कहीं वही शब्दावली उठा करके दे दे। हालांकि सर ने 11 से लेके यूजी पीजी लेवल तक करवा दिया है, लेकिन आप एक बार वहां जरूर देख लें, क्योंकि शब्दावली का कभी कभी फर्क पड़ जाता है, शब्द डायरेक्ट उठाता है परीक्षक। ठीक है, ये देखना है। प्रोफेसर साहब कौशलेंद्र जी आ जाओ। अच्छा बच्चों को इनाम भी देनी है, जो बच्चे नहीं आपके लास्ट में देंगे भी, हाँ लास्ट लो, जो चले जाए उनका डिलीट कर दो, आगे वाले को दे दो। चलिए गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या हुआ? हाँ लगा रहा हूँ। पहला सवाल, यदि मापक 8 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर है, पहले तो ये देखो ये मापक कौन सा है, कथनात्मक है, ठीक है, तो उसकी प्रदर्शक भिन्न कितनी होगी? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है ना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ 1:20,000 है, ठीक है, तो इसका कथनात्मक सेंटेंस देखना अपन को। अभी ये आरएफ में दी हुई है, तो 20,000 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2 किलोमीटर, ठीक है, या 2 हेक्टामीटर। 0.2 किलोमीटर या 2 हेक्टामीटर
या 20 डेकामीटर या 200 मीटर, ठीक है, या 2000 डेसीमीटर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला, एक मानचित्र निरूपक भिन्न 1:4 लाख पर बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की रेखा कितने को प्रेजेंट करेगी? 20 किलोमीटर। वेरी गुड, कितने शानदार, इजी इजी सवाल है। कौन सा मापक वैश्विक मापनी के रूप से उपयोग में लिया जा सकता है? प्रतिनिधि भिन्न, आरएफ। आरएफ को वैश्विक स्तर पर काम में लिया जा सकता है, प्रदर्शक भिन्न को। अच्छा, ये बताओ कि मापक का कौन सा रूप घटाने व बढ़ाने पर उसी अनुपात में बढ़ता और घटता जाता है? तो कौन सा घटता है? आलेखीय मेथड। कौन सा मेथड? आलेखीय। जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो इसका मापक क्या कहलाता है? लघु मापक। क्योंकि लंबी दूरी है। देखो ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस को बड़े सावधानी से सुनो। जब एक बहुत लंबी दूरी को, बस यही काम की चीज है, आगे की कोई मतलब की नहीं है। आगे भले ये आओ कि मोटे मानचित्र पर दिखाया जाता हो, चाहे बड़े मानचित्र पर दिखाया जाता हो, चाहे दुबड़े मानचित्र पर दिखाया जाता हो, चाहे पतले पे दिखाया जाता हो, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा? लघु मापक। सही सुमेलित नहीं है, इडियोग्राफ, ठीक है। अल्फाबेट का प्रेजेंटेशन होता है। विकर्ण मापक में तीसरी इकाई का मापन किया जाता है कर्ण पर। ये क्वेश्चन नंबर 8, देखो ध्यान से सुनो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां। 8वें के आगे तो पहले लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 1000% आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये आएगा। और इसमें एक ही बात याद रखो, वो याद रखो, ध्यान दें। पहले तो एटलस, फिर दीवारी मानचित्र, और फिर उसके बाद स्थलाकृतिक, फिर उसके बाद भू संपत्ति। ये 4 नाम याद रखो हमेशा के लिए। याद करो मेरे साथ के साथ। पहला एटलस, दूसरा दीवारी मानचित्र, तीसरा स्थलाकृतिक और चौथा भू संपत्ति। यही क्रम होगा इनका, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो क्या आएगा? भू संपत्ति, स्थलाकृतिक, अब दीवारी मानचित्र तो है ही नहीं, फिर कौन आएगा? एटलस। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। ये 1000% आएगा पेपर में, ठीक है। अगला, आरएफ 1:10,000 का सही कथनात्मक मापक है। तो कितना है साहब? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। तो 10 डेकामीटर में 10। समय व दूरी मापनी को मापा जाता है, तो तुलनात्मक मापक में। आरएफ 1:300 का सही कथनात्मक स्टेटमेंट मेथड है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12, शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित है। पहला, देशांतरों के मध्य दूरी ध्रुव की ओर कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। मानक अक्षांश मापक अनुसार सही होता है, ये भी सही है। अक्षांशों के मध्य की दूरी ध्रुव की ओर कम होती जाती है, ये गलत हो गया। तीसरा, अक्षांशों के मध्य की दूरी ध्रुव की ओर कम होती जाती है, न तो कम होती है न बढ़ती है, समान रहती है। केंद्रीय याम्योत्तर एक सरल रेखा होती है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? 1 2 4, यानी डी राइट आंसर। यदि ग्लोब की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो गोल्स प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? जीरो पॉइंट 7071। किससे गुणा करोगे? 0.7071, 2πr, ठीक है, 2πr और 0.7071। 2 इंटू पाई का मान कितना है? 3/14, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसमें? देखो देखे, 5 गुणा 0.7071 करके देखो देखे,
करके देखो, मोबाइल है सभी के पास, मोबाइल है और महंगा वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करके देखो कितना आएगा। तो फिर 22 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो राइट आंसर लगाना आपको। देखो देखो 22 आ रहा है क्या, कहीं है क्या बता में है 22, बस। तो सीधा सीधा ये फॉर्मेट ध्यान में रखना। ये गोल्स के लिए, किसके लिए, गोल्स के लिए। अगला सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14। शंक्वाकार, शंक्वाकार तो बौन प्रक्षेप इसका उदाहरण है। बेलनाकार, बेलनाकार में नोमोनिक, रूड में मॉलविड और खमध्य में त्रिविम। सही है इसमें बी। बी भी देखो 100% राइट आंसर नहीं है, लेकिन अब इन चारों में माने किसको, तो बी को ही मानना पड़ेगा। माने किसको, बी को ही मान लिया। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। बौन शुद्ध क्षेत्रफल है क्या, वेरी गुड। मर्करेटर सही दिशा, बिल्कुल सही है। बहुशंकुक ध्रुव बिंदु के रूप में होते हैं, चाप के रूप में नहीं होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं। और एक मानक शंकु मानक अक्षांश का मापक शुद्ध होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन 16वां। विश्व में खाद्यान्न की खेती को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेप है। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है, मॉलविड है। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है। अगर वो चावल लिखता ना इसमें, चावल, तो चल जाता, ठीक है। अगर वो गेहूं लिखता तो वो गलत हो जाता। तो इसमें तो उसने खाद्यान्न लिखा, क्या लिखा, खाद्यान्न। उसने चावल हटा दिया, उसने क्या, मैंने ही हटाया था, चावल शब्द हटा के क्या लिख दिया, खाद्यान्न। और क्या, खाद्यान्न में तो गेहूं भी आता है और चावल भी आता है। और गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन नहीं, दलहन बोला मैंने। और जितना अनाज है सबका प्रेजेंटेशन अपन किस पे कर सकते हैं, मॉलविड पे किया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें, सी। अच्छा नहीं, वेरी मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये। शुद्ध दिशा प्रक्षेपों को कहा जाता है एजीमुथल। क्या कहा जाता है, एजीमुथल। इसमें एजीमुथल के आगे लिख लेना ध्रुवीय खमध्य। जितने भी ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप है वो सारे के सारे एजीमुथल है। ध्रुवीय खमध्य जितने भी प्रक्षेप है वो सारे के सारे एजीमुथल है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को सही ढंग से दर्शाया गया है। एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप में, बौन प्रक्षेप में, मर्करेटर में, केंद्रीय ध्रुवीय मध्य। अब ऐसा देखें तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, बिल्कुल परफेक्टली किसमें दर्शाया गया है, बिल्कुल परफेक्ट। वो बोल रहा है देखो ध्यान से, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को सही ढंग से दर्शाया जाता है। बताओ कौन सा राइट आंसर। देखो लास्ट वाला, देखो चौथे नंबर का, केंद्रीय ध्रुवीय मध्य बिल्कुल सेंटर में होता है ध्रुव, ठीक है। और एक मिनट डिबेट कर रहे हैं पर हंसते हंसते कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दो बॉन्स प्रक्षेप में भी डॉट के रूप में होता है। तो राइट आंसर इसमें सी है, कंफ्यूज मत होना। हाँ बेटा, बिंदु, ध्रुव क्या होता है, एक बिंदु होता है। और बिंदु के रूप में किस किस में पड़ जाएगी, मैंने क्या कहा, जो ज्यादा पड़ जाएगा ना वो दिक्कत हो जाएगी। महासागरीय जलधाराओं की दिशा का सही निरूपण किया जा सकता है, मर्करेटर में किया जाता है। रबड़ उत्पादन क्षेत्र को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेप कौन से है, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, लॉक्सोड्रोम है, मर्करेटर प्रक्षेप। यही लिख लो, इसमें तो राइट आंसर है द, इनमें से कोई नहीं। दिनू राइट आंसर क्या है इसमें, द, ठीक है। सिनुसोइडल का क्या लेना देना, इसमें दो नाम याद रखने हैं आपको। एक नाम याद रखना मर्करेटर, दूसरा नाम याद रखना केंद्रीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। ये दो ही प्रोजेक्शनों पर कौन काम करती है, रंब लाइन।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और बेटा यहां पास में लिख लेना छोटे छोटे वर्ड्स में, मर्करेटर एंड केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, इन दो में ही रंब लाइन खिंचती है और में नहीं खिंचती, ये बाकी सब गलत है। कोई नहीं है बेटा, मेहनत खराब गई अपनी। निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता? मर्करेटर पे नहीं दिखाया जा सकता। किस पे नहीं दिखाया जा सकता? मर्करेटर। अच्छा 22 रह गया क्या? 21 का राइट आंसर तो है डी। 21 का राइट आंसर क्या है? डी। क्लियर? बोलो। और 21 में मैंने क्या लिखाया था वहां? मर्करेटर लिखाया था, और क्या लिखाया था? केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ठीक है, फिर आता है 22वें नंबर का क्वेश्चन, पहले देख ले 22वां। कथन जो समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है। इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है। बिल्कुल सही है। इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समानांतर के पास ही सही होती है। वो गोल्स में होती है। किस में होती है? गोल्स में होती है। तो राइट आंसर क्या आ गया इसमें? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता है? मर्करेटर पर। क्लियर? हाँ ब। अब क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्स प्रक्षेप कौन से देशों के लिए उपयुक्त रहता है? अब इसको देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडोनेशिया आ रहा है वहां, इंडोनेशिया आ रहा है, थोड़ा ध्यान दो। 1 2 और 3 4 इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4। आगे इंडोनेशिया आ रहा है, भूलो मत, गड़बड़ कर दोगे। अर्जेंटीना अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर लाया जा सकता है अर्जेंटीना को। यूएसए के लिए तो सर्वोत्तम मानचित्र प्रक्षेप है ये। इजिप्ट को प्रेजेंट किया जा सकता है। इटली के तो एटलस बनाई जाती है इस पर, इटली की तो। ठीक है, ऐसे भारत का मौसम विभाग के जितने मानचित्र है वो सब इसी पे आते हैं। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना, इंडोनेशिया का इस पर मानचित्र नहीं बनाया जाता। तो राइट आंसर क्या है इसमें? सी। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है तो ये एक संशोधित बहुसंकुक प्रक्षेप है। कौन सा है? संशोधित बहुसंकुक प्रक्षेप। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा। हाँ, लेकिन ये ध्यान दो, अक्षांशों पर क्षेत्रफल शुद्ध है, और क्षेत्रफल तो सभी जगह शुद्ध है, लेकिन अक्षांशों पर मापनी शुद्ध है। दो मानक का अच्छा रूप है। एक मानक में तो अपन एक रेखा पर शुद्ध, दो मानक पर दो रेखाओं पर शुद्ध, इसमें तो सभी रेखाओं पर शुद्ध। देशांतरों पर है, लेकिन ऐसा कोई प्रक्षेप भी नहीं है लाइक दिस बॉन्स। और इसी के जैसा कैसे बेलनाकार समदूरस्थ, वो भी ऐसा कैसे ही है, उसमें भूमध्य रेखा शुद्ध है और सारी देशांतर रेखाएं शुद्ध है। इसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा शुद्ध है और सारी अक्षांश रेखाएं शुद्ध है। सर्वोत्तम चिली, चिली के लिए देखो, हाँ अपन ले सकते हैं, लेकिन चिली के लिए बढ़िया होगा एक मानक। चिली के लिए कौन सा होगा? एक मानक, केंद्रीय मध्याह्न रेखा के बराबर चल जाएगा। चंबल नदी के लिए कौन सा होगा? चंबल नदी के लिए, छोड़ो चिली विली को, राजस्थान में आओ आप तो। चंबल नदी के लिए कौन सा होगा? एक मानक। नर्मदा के लिए एक मानक। ताप्ती के लिए एक मानक। क्यों? क्योंकि उसमें एक अक्षांश रेखा शुद्ध, तो नर्मदा उसी अक्षांश रेखा के बराबर चलती रहेगी, ताप्ती उसी के लिए। अब एक मानक में देशांतर रेखाएं शुद्ध होती है, देशांतर रेखाएं शुद्ध होती ना,
तो ध्यान दो अपनी चंबल भी तो देशांतर रेखा के बराबर ही चल रही है। चंबल 78 डिग्री और 77 डिग्री देशांतर रेखाओं के बराबर चल रही है। 78 और 77 डिग्री देशांतर रेखाओं के बराबर चल रही है चंबल। तो चिली के लिए बढ़िया मानचित्र प्रक्षेप कौन सा होगा? एक मानक। अगर एबेसडा में एक मानक नहीं है, लाइक दिस सवाल देखो कि चिली के लिए उपयुक्त मानचित्र होगा ए बॉन्स प्रक्षेप, बी बहुशंकुक प्रक्षेप, सी केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और डी बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। तब आप बॉन्स प्रक्षेप को चुनाव करोगे, तब करोगे, वरना चिली के लिए तो बढ़िया है छोटा मोटा, अपन छोटे मोटे खर्चे अपने आप ही कर लेते हैं। चिली यूं आ रहा ना, ठीक है, ये टेरा डेल फुगो, तो एक देशांतर रेखा को आधार मान लो, बस ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। चिली मिर्ची के समान, तो एक देशांतर रेखा, ठीक है, किसी एक लॉन्गिट्यूड। जापान के लिए भी 1 स्टैंडर्ड पैरेलल अच्छा है, ठीक है, इटली के लिए भी अच्छा है, लेकिन इटली में ध्यान दें ज्यादातर एटलस किस पे बनाई गई है? बॉन्स पर। बॉन्स का कोई मुकाबला नहीं है। और आपको मैं फिर आज इस क्लास में अनाउंस कर रहा हूं कि बॉन्स, मर्करेटर, मॉलविड पढ़ जाना। आपके 4 सवाल आने हैं, ठीक है, बॉन्स, मर्करेटर, मॉलविड पढ़ जाना, ये 3 तो आएंगे आएंगे। बॉन्स, मर्करेटर, मॉलविड पढ़ जाना, ये 3 तो आएंगे आएंगे, ठीक है। बॉन्स तो 1000% एक सवाल आएगा, ठीक है, मर्करेटर का भी एक सवाल आएगा, बेलनाकार समक्षेत्रफल का भी आएगा, ठीक है, और मॉलविड का भी आएगा। ये 4 क्वेश्चन आने रहे, 4 क्वेश्चन मैंने 4 प्रोजेक्शन बता दिया। चले आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा? 26 26 ही है ना? 25वें का राइट आंसर बी। 26वें में बॉन्स प्रक्षेप के संदर्भ में कथन असत्य है, गलत है। मध्य में आकृति शुद्ध रहती है, सही है क्या? क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, आकृति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। या मध्य में आकृति, अभी अभी यही तो कह रहा था भैया कि यूएसए में ध्यान दो बाहर की ओर डिस्टर्ब हो जाएगा, यही कहना चाह रहे थे ना आप। तो मध्य में तो सही रहेगी, यानी पहला सेंटेंस तो सही है। दूसरा, सर्वत्र अक्षांश व देशांतरों के मिलन बिंदु पर मापनी शुद्ध होती है, नहीं होती, नहीं होती ना ना। लेकिन सर अपन को आगे के दोनों सेंटेंस भी देखने पड़ेंगे ना। चलो पहले से ही हो गया राइट आंसर, लेकिन इसको आगे भी देख लो। सर्वत्र अक्षांशों व देशांतरों के मिलन बिंदु पर मापनी शुद्ध होती है, नहीं होती है, खिंची हुई होती है, ठीक है। आगे देखे, शंकु का शीर्ष बिंदु ध्रुव पर होता है, इसलिए ध्रुव बिंदु के रूप में बनता है। ये बताओ आप। जल्दी बताओ, मैं तो बताऊंगा ही कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखो ध्यान से, एपेक्स बिंदु, ध्रुव के ऊपर एपेक्स बिंदु होता है। और अब बेटा ये ग्लोब इधर देखो, और ग्लोब पर ये ध्रुव, ध्रुव आ गया, और ये कागज का शंकु, और कागज के शंकु की जो टोपी, बर्थडे वाली टोपी पहनते ना अपन, बर्थडे वाली, तो ये कागज का शंकु, और कागज का शंकु ये बिंदु और ध्रुव एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में ना। एपेक्स बिंदु तो बेटा ऊपर ही होगा, ध्रुव के ऊपर ही होगा। सेंटेंस को देखो आप क्या कहना चाह रहा हो। हाँ ध्रुव पर होता है, सही तो है। ऑप्शन छोड़ो फिलहाल, इसमें देखो ये इसमें है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, और ये नॉर्थ पोल। मान लो ये 45 डिग्री नॉर्थ जो है मानक अक्षांश है, तो ये दोनों एक ही सीध में तो है। पृथ्वी का केंद्र, नॉर्थ पोल और शीर्ष बिंदु,
तीनों एक ही तो सीध में है। कैसे गोलमाल हो गया? आगे क्या कर रहा है, थोड़ा सोचो, इस प्रक्षेप को और क्या कहा जाता है? वेरी गुड, शीर्ष बिंदु तो ऊपर है, इसके कारण ध्यान, इसके कारण ध्रुव जो है आगे, इसलिए कि आगे वाला सेंटेंस गलत है। आधा सही सेंटेंस है, आधा गलत सेंटेंस है। शुरू का आधा पार्ट तो सही है, लेकिन आगे क्या लिख रहा है? इसलिए। ठीक है, ध्रुव बिंदु के रूप में। यहां ध्रुव बिंदु के रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि देशांतर रेखाएं वक्राकार होती है, जा वक्रों के कारण होता है। क्लियर? आधा सेंटेंस सही है बट आधा गलत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर तो आपको पहले ही पता है क्या होगा, ए। कौन से कथन असत्य है? 2 और 3 गलत है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है? नौमानिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है? मर्करेटर। एक बॉन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है, यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तरी मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता बोलो घटेगी। मान लिया आपकी घटेगी, चलो अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यही सवाल है और इसी को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं, बड़े सावधानी सुनो। एक बॉन प्रक्षेप जो कि 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है, यदि उसे पुनः 60 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो इसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता देखो, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ ऑलरेडी, याद रखना मानक अक्षांश का इस प्रोजेक्शन में, स्पेशली इसमें, इस प्रोजेक्शन में मान घटाते हैं, यानी नीचे भूमध्य रेखा की ओर मानक अक्षांश को लेके जाते हैं, तो ऊपर का एपेक्स बिंदु चेंज हो जाता है और एपेक्स बिंदु पर ही डिपेंड करता है कि अक्षांश रेखाओं में वक्रता कितनी होगी। अतः ध्यान ने सोचो थोड़ा सा कि 25 डिग्री, अब 50 डिग्री, ये देखो, इसको चित्र को देखो, ये 45 है ना, 45 है ना, अब मैंने इसको कर दिया 20, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री नॉर्थ। अब ये एपेक्स बिंदु उठकर यहां आ जाएगा, शीर्ष बिंदु उठकर यूं आ गया, क्योंकि ये शंकु किसको टच कर रहा है? 20 को। ठीक है, एपेक्स बिंदु ऊपर किसका? तो अक्षांश रेखाओं की वक्रता कम हो गई। अब ध्यान से सुनो, इसको ही मैं ले रहा हूं कितने पर? 70 पर, तो 70 डिग्री पर ये कागज का शंकु। ठीक है, तो एपेक्स बिंदु नीचे आ गया, एपेक्स बिंदु नीचे आ गया, नीचे आ गया तो वक्रता बढ़ गई। ठीक है, तो एक लाइन लिखो इसमें, बॉन्स प्रक्षेप में ध्रुव से शीर्ष बिंदु या एपेक्स बिंदु, ध्रुव से शीर्ष बिंदु के मध्य की दूरी बढ़ती है, के मध्य की दूरी बढ़ती है, तो अक्षांशों की वक्रता घटती है, तो अक्षांशों की वक्रता घटती है। वक्रता घटती है और दूरी कम होती है तो वक्रता बढ़ती है, और दूरी कम होती है तो वक्रता बढ़ती है। थर्टी नंबर का, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, भूमध्य रेखा व ध्रुवों की समान लंबाई होती है, बिल्कुल सही बात है, यह शुद्ध सही है ना। भूमध्य रेखा व ध्रुवों की समान लंबाई होती है, बिल्कुल सही बात है। यह शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, गलत बात है। यह शुद्ध क्षेत्रफल तो है लेकिन शुद्ध आकृति नहीं है। देशांतर रेखाएं लघुकृत वृत्त की
पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। और देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती है, बिल्कुल सही है। क्लियर, राइट क्या है? 1 3 4 29 में स, इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखा दी फिर भी 29 में क्या है? कमाल है। मौलविड प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुन लो 31 वाला, कि मौलविड प्रक्षेप में भूमध्य रेखा प्रदर्शित होती है तो अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी। भूमध्य रेखा भी छोटी होती है तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी छोटी होती है। निम्नलिखित में से किस समपटल सर्वेक्षण विधि द्वारा द्विबिंदु समस्या का समाधान किया जाता है? तो ध्यान दो, द्विबिंदु समस्या हो चाहे त्रिबिंदु समस्या हो, ये जो दोनों ही समस्याएं किससे संबंधित है? स्थिति निर्धारण से। तो इसमें राइट आंसर कर लेना ए। सिंपल वे में याद रखने हैं, स्थिति निर्धारण, चाहे त्रिबिंदु समस्या हो चाहे द्विबिंदु समस्या हो, ये किससे संबंधित है? स्थिति निर्धारण से। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग समपटल स्टेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, हाँ, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करके। ठीक है, और दूसरा ध्यान दें, पश्य दृष्टिपात। 2 और 4, अनुरेखण और पश्य दृष्टिपात, इन दो मेथड से अपन बैक बेरिंग का और प्लस समपटल सर्वेक्षण में जो स्टेशन लेते हैं उन स्टेशनों का पता कर सकते हैं। 2 और 4, विकिरण और प्रतिछेदन, तो ये तो मेथड है बेटा सर्वेक्षण के, ये तो मेथड है सर्वेक्षण के, मेजर मेथड है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य बिंदु को देखना। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह सभी मौसम में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता बेटा। रॉन्ग आंसर है इसका। अगला, त्रिबिंदु समस्या का समाधान, तो ध्यान दें, त्रिबिंदु समस्या किससे संबंधित है? स्थिति निर्धारण से। ठीक है, और इसमें ध्यान दें कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बेसल विधि की इस्तेमाल की जाती है। ये जो यांत्रिक विधि लिखी ना, इसी यांत्रिक विधि को अनुरेखण विधि कहा जाता है। ऊपर लिखा हुआ ना 2 नंबर व 4 नंबर, इसी यांत्रिक विधि को क्या कहते हैं? अनुरेखण। अनुरेखण, अनुरेखण विधि कहा जाता है। तो इसमें ध्यान दें, त्रिबिंदु समस्या, तीनों मेथड इसमें, बेसल, लेहमान, यांत्रिक, लानोज, ये 4 है। तो यहां लेहमान, बेसल और यांत्रिक, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त सभी। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में दुर्गम बिंदुओं का आलेखन, क्वेश्चन नंबर 37 इस बार आ सकता है, पहली बार पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, दुर्गम बिंदुओं, जहां फीता लेके मापा नहीं जा सकता। दुर्गम बिंदु का मतलब जहां फीता लेकर माप नहीं सकते, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, नाला, नदी, ऐसे कोई आ जाए, ठीक है, दलदल आ जाए बीच में छोटा सा, तो दुर्गम बिंदु का आलेखन निम्न में से किस विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है? प्रतिछेदन। ये कक्षा 12 में से लिया गया सवाल है। प्रतिछेदन विधि, छोटे क्षेत्रों के आलेखन जिसे एक ही स्टेशन के कमांड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 37 38 दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या आएगा? विकिरण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक समपटल सर्वेक्षण के उपकरणों से संबंधित नहीं है? थियोडोलाइट। राइट आंसर क्या है 39 में? डी, थियोडोलाइट एक दूरबीन होती है, ठीक है, जिसमें ध्यान दें दोनों सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। लेवलिंग सर्वेक्षण भी किया जा सकता है और भूमि सर्वेक्षण भी किया जा सकता है, यानी क्षेत्रफल निकालने का प्रोसेस भी किया जा सकता है और ऊंचाई और नीचाई ज्ञात करने का प्रोसेस भी किया जा सकता है। ये मल्टीपर्पज
इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही उद्देश्यों को पूर्ति करता है। थियोडोलाइट एमए फाइनल में नहीं देखा क्या आप लोगों ने? चालीस नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर, उच्च परिशुद्धता मान प्राप्त करने के लिए कौन सी टेबल का उपयोग किया जाता है? तट सर्वेक्षण टेबल। कौन सी? तट सर्वेक्षण टेबल। मैंने आपको पढ़ाते समय सिर्फ एक लाइन बोली थी, वो ये कि लंबे सर्वेक्षणों के लिए, लंबे बड़े एरिया के सर्वेक्षण के लिए कौन सी टेबल का प्रयोग किया जाता है? तट सर्वेक्षण टेबल का प्रयोग किया जाता है। भूल गए वो बात? कौन सी? कल्याण और कल्याणपुर, बोले कॉलेज वाली। समस्थिति, आइसोस्टेसी, याद करो आइसोस्टेसी। उत्तर प्रदेश, कल्याण, कल्याणपुर का एरी प्राट, ठीक है, उसमें वो पेंडुलम हिमालय की ओर खींच रहा था, तभी तो ये आइसोस्टेसी की संकल्पना जनरेट हुई थी। आइसोस्टेसी की संकल्पना कहां से जनरेट हुई है? इंडिया से हुई है। और इसमें क्या किया जा रहा है? समपटल सर्वेक्षण किया जा रहा। वो पेंडुलम हिमालय की ओर सेकंडों में खिसक रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हिमालय के क्रोड एरिया, हिमालय का वो हाई डेंसिटी की चट्टानों से बना है। तब ये पता चला एरी प्राट, इनकी संकल्पनाएं पैदा हुई समस्थिति के संदर्भ में। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण से तो पैदा हुई। आप पढ़ना किसको? सविंदर सिंह को, उसमें एक लाइन में लिखा हुआ है। 41, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किस उपकरण की सहायता से ट्राइपॉड पर लगे आरेख पट्ट को समतल किया जाता है? स्पिरिट लेवल। ये सही हो गया, थैंक यू। प्लेन टेबल के द्वारा सर्वेक्षण करने की निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है? जॉनसन। जॉनसन तो टेबल है बेटा, ठीक है। और जॉनसन टेबल किस प्रकार की, ये भी सुन लो एक मिनट में। जॉनसन टेबल जो है उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। उबड़ खाबड़, जॉनसन टेबल उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। जियोलॉजी वाले काम में लेते हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 43, चलो इसका बताओ आप तो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समपटल सर्वेक्षण का गुण नहीं है? ये दोष है, बाकी दोनों ही है, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा गुण नहीं है? सी। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री सीट में प्रदर्शक भिन्न होती है, तो 1 मिलियन सीट, देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, 1 मिलियन सीट 10 लाख, 1 डिग्री सीट 2.5 लाख, 1 डिग्री सीट 2.5 लाख, आधा डिग्री सीट 1.25 लाख, आधा डिग्री सीट 1.25 लाख, और चौथाई डिग्री सीट 50,000। अगर ज्यादा याद नहीं हो तो ये लाइन तो याद हो सकती है कि 1 मिलियन सीट 10 लाख, यहां से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। एक मिलियन सीट 1:10 लाख, 10 लाख हो गया, ज्यादा खिंच गई। 1 डिग्री सीट, सिंपल वे में याद रखना, 1:, इनकी आरएफ पूछी जा सकती है। आधा डिग्री सीट 1:1.25 लाख, और चौथाई डिग्री सीट 1:50,000। इसको ध्यान में रखना है। तो यहां राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर, मिलियन सीट में 1/4 इंच सीट या 1 डिग्री सीट नहीं है, कौन सी नहीं है? क्यों? क्यों क्यों नहीं है? क्यों? कहां तक रहती है? 16। इधर देखो मेरी तरफ, 16 लेटर काउंट करने, A B C D E F G H I J K L M N O P, P तक है।
उसके बाद का कोई लेटर काम में नहीं आता। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 46, 1:1,00,000 मापनी सीट है। तो बेटा यहां देखो ध्यान से, इसकी एक RF और है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? 5MNW। सी क्यों नहीं है? सी आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि पी तक ही आता है, पी तक ही तो आता है, ए से पी तक, ऐसा गया। और ध्यान दें, वह आंसर क्यों नहीं है? इसमें भी क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू आ रहा है, और आगे 6 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, इसमें राइट आंसर क्या आएगा? ए। 45H8 की प्रदर्शक भिन्न कितनी होगी? 1:50,000। 45H8 की प्रदर्शक भिन्न होगी, तो इधर देखो 45 तो कौन हो गया? ये H ये हो गया, और ये हो गया, कितना है उसमें और आगे? 8 है ना, 8 ये हो गया। अगर NW होता या SW होता या EW होता या और क्या होगा? SW या SE होता, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते तो इसका इंडिकेट है। 8 नंबर है, इट मींस डिग्री सी, यानी 1:50,000। राइट आंसर कौन सा है इसमें? ए। अगला देखिए, भू संपत्ति मानचित्रों और स्थलाकृतिक मानचित्रों तथा नगर के प्लानों को हम निम्न में से किस में रखते हैं? वृत्त मापनी में। बी राइट आंसर। गुणात्मक मानचित्र तथा मात्रात्मक मानचित्र रचना शैली के अनुसार मानचित्रों के भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में राइट आंसर क्या है? बी। हाँ, 48 में बी और 49 में भी बी। जिन मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की बजाय सांस्कृतिक आर्थिक, क्वेश्चन नंबर 50, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लेनिमेट्रिक मानचित्र, क्वेश्चन नंबर 51, यदि निम्न मानचित्र प्रक्षेप का पुनर्निर्माण किया जाए और इसे संदर्भ प्रक्षेप के रूप में अनंत से किरणों को संबंधित किया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये लंब कोणीय के बारे में पूछ रहा है, और लंब कोणीय की विशेषताएं पूछ रहा है। ये मानचित्र तो पॉकेट में दे दिया इसने, यहाँ आरपीएससी ने दिया है, मैंने दिया। अच्छा, दो देशांतरों के मध्य कोणीय दूरी व दूरी में परिवर्तन होगा क्या? दो देशांतरों के मध्य कोणीय दूरी व दूरी में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में अधिक वृद्धि होगी? नहीं होगी। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि होगी? नहीं होगी। ठीक है, सभी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्र तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? कोरोक्रोमेट्रिक, सी इसका राइट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी मोस्ट कर लेना, 53 नंबर का सवाल, मात्रात्मक और गैर मात्रात्मक, निम्नलिखित में से कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? वर्ण प्रतीकी, ठीक है, जिसमें अपन किसी का सिंबल देते हैं, लाइक दिस W, भाई गेहूं उत्पादक क्षेत्र W, चावल उत्पादक क्षेत्र R और W ऐसे लेटर अपन इस्तेमाल करते हैं। या ध्यान दें, गेहूं के लिए अपन ने प्लस और राइस के लिए अपन ने माइनस, तो सिंबल दे दिया। उस प्लस और माइनस से आपको ये थोड़े पता चल रहा है कि कितना टन गेहूं पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब देखो इसके बाद इसी के पास में वर्ण मात्री, इसमें क्या किया जाता है? ध्यान दें, 0 से 100
डैश डैश डैश, यानी 0 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो रही है तो डैश डैश डैश, 100 से 200 तो प्लस प्लस प्लस। तो उन प्लस को देखकर ये पता किया जा सकता है कि 100 से 200 के बीच में वर्षा हो रही है, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र है तो वहां ध्यान दें वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो रही है, यानी मात्राओं का पता चल रहा है। और ध्यान दें इसी में है सममान, तो ये तो आप जानते ही हो, समान मान वाली ऊंचाई, समान मान वाले वायुदाब, समान मान वाले तापमान, ठीक है। क्या हुआ? कोरोप्लेथ, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, डॉट मेथड, बहुबिंदु यानी बिंदु विधि। तो राइट आंसर क्या आ गया इसमें? द भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक है सभी ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 54, लोग, बिना लोगों के, ठीक है, लोकतंत्र। जो डाटा आता है उस डाटा को टेबल पे रखा जाता है, उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है, यानी लोग का मतलब हो गया कोई ऑथराइज कमिटी, यानी साइंटिस्टों की कमिटी जो उस डाटा को पब्लिश करेगी। यानी चौथा स्टेप किसका होगा? लोगों का होगा, एक कमेटी होती है। अतः इसमें 5 स्टेप होते हैं। क्या हुआ? हाँ वो फर्स्ट पेपर में आएगा, उसमें आप देख लेना। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी किनका सम्मिश्रण है? सभी का है, चारों ही पार्ट है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के, स्पार्टिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियंस का स्थानीय समय क्या होगा? 6 AM। लघुमान मानचित्र युग्म कौन सा है? स्मॉल स्केल मैप, तो कौन सा है? भित्ति मानचित्र है साहब, और एटलस मानचित्र, 1 व 4 सही है इसमें सी। एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है, यानी 1:2000 है, 1:500 है, तो कैसे मानचित्र होंगे? कैड्रेस्ट्रल भू संपत्ति मानचित्र होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? मानचित्रों का इतिहास, मानचित्र की दूरी, ये तो सवाल सॉल्व कर लिया ना, वेरी गुड। मानचित्र की दूरी को मापने में किस रूप में जाना जाता है? अच्छा, मानचित्र की दूरी मापनी में किस रूप में जानी जाती है? अंश, और हर किसकी होती है? धरातल की होती है। खगोलीय मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, जो क्वेश्चन था ना जिसमें एक चित्र बना हुआ था और वो चित्र जिसके लिए पूछा गया था उसका यहाँ क्या पूछ लिया गया? यूज पूछ लिया गया, यानी लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाता है। राइट आंसर क्या है इसमें? इसको तो बताओ, मैंने अभी भी कहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन? मर्करेटर। क्यों है भाई मर्करेटर? क्वेश्चन पढ़ो उसको, क्वेश्चन को पढ़ो उसको। किसने कहा ग्रीनलैंड में, अगर ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड का कोई टॉप बिंदु है नीचे का, अब मान लो वो 66.5 डिग्री पर है और वहीं ओस्लो नॉर्वे का है, ओस्लो से ध्यान दें ग्रीनलैंड के किसी बिंदु की जो दूरी होगी, दिशा होगी, वो सही होगी। तो मर्करेटर तो कहां होता है भाई? गलत। मर्करेटर तो पूरे प्रोजेक्शन में, ध्यान दो, क्षेत्रफल उसका बिगड़ता है, बाकी दिशा और आकृति तो शुद्ध होती है। तो मर्करेटर तो इसमें आंसर होगा ही नहीं।
देखो देखिए उसको सही पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, हैं? बेटा क्षेत्रफल विकृत हो जाएगा, आकृति दिशा नहीं होगी, उसको देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, कौन से मानचित्र प्रक्षेप में किसी बिंदु पर मापनी का अनुपात समान होता है? मर्करेटर में प्रत्येक बिंदु पर मापनी समान अनुपात में होती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसमें आकृति और दिशा शुद्ध रखनी है। और आप इससे पहले एक सवाल सोल्व कर रहे हो जिसमें ये कह रहे हो मर्करेटर किस प्रकार का मानचित्र है? शुद्ध आकृति मानचित्र है, कह रहे हो ना? तो बेटा जब मैं ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूं, यानी 90 डिग्री से उप ध्रुवीय सब ट्रॉपिकल एरिया, सब पोलर एरिया की बात कर रहा हूं, तो जब सब पोलर एरिया की यानी ग्रीनलैंड के नीचे वाला पार्ट, तो वहां से ओस्लो के बीच की जो दिशा है वो कभी गलत नहीं होगी। मर्करेटर इसीलिए जाना जाता है कि इस मानचित्र प्रक्षेप में क्षेत्रफल बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ जाती है, बट दिशा और आकृति शुद्ध रहती है। देखो देखिए उसको, क्वेश्चन को देखो, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताना। 62। एक मिनट, एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है। हाँ सही है, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। किसने कहा? भूमध्य रेखा पर तो होती है, 20 डिग्री तक होती है। हाँ उस क्वेश्चन को पढ़ो। अरे बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप में उष्ण कटिबंधों में शुद्ध होती है दिशा, आकृति, क्षेत्रफल सब शुद्ध होता है उसमें। अच्छा इसका राइट आंसर क्या करें फिर? मर्करेटर करते हैं? चलो मर्करेटर कर, चलो कर लो मर्करेटर, कर लो मर्करेटर। देखो वापस मैं कह रहा हूं ये डिस्कशन कर लो अभी पॉजिटिव थिंक के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुने, वापस ध्यान से सुने। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधों अयन वृत्तों तक का सही मानचित्र बनता है। वहां आकृति भी सही रहती है और लगभग लगभग दिशा भी सही रहती है और क्षेत्रफल तो हर पॉइंट में शुद्ध रहता है। जो जो अपन अयन वृत्तों से ऊपर चलते चलेंगे त्यों त्यों ध्यान दें उसमें विकृति बढ़ती जाएगी। और बेवकूफ से बेवकूफ स्टूडेंट भी इसमें राइट आंसर किसको करके आएगा? बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप को करेगा, क्योंकि उसमें साफ है कि मर्करेटर एक शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति क्षेत्रफल प्रक्षेप होता है। तो आप मर्करेटर को कैसे राइट कर दोगे आप? मर्करेटर को ध्यान दो, मर्करेटर को 80 तक ही क्यों बनाया जाता है? तो इसमें ध्यान सुनो, मर्करेटर प्रोजेक्शन कौन से मानचित्र प्रक्षेप का संशोधित रूप है? बात खत्म। तो केंद्रीय ध्रुवीय प्रक्षेप में संशोधित है, तो केंद्रीय ध्रुवीय प्रक्षेप में क्या ध्रुव बनते हैं क्या? तो फिर उसका संशोधित है। अगर आपने 62 में मर्करेटर आंसर किया है राइट, तो इससे पहले एक सवाल आया था, उस सवाल में आपने राइट आंसर किया होगा यथाकृतिक कि मर्करेटर प्रक्षेप किस प्रकार का है, शुद्ध आकृति का, वहां गलत कर देना फिर। अरे बेटा आप लोग फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, कोई कांस्टेबल के नहीं हो। दूसरी बात है, आपके प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही डाले जाएंगे कि कितना विचलन हो रहा है। अच्छा इसमें किस आधार पे आप कह सकते हो कि बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप जो है वो ध्यान दें राइट आंसर है? अरे तो बेटा दिशा वो आगे क्या लिख रहा है? ध्रुवों की ओर ये बहुत अधिक विकृत हो जाती है, तो भूमध्य रेखा के पास तो सही है ना। आप कुछ भी सोचो उससे मुझे क्या लेना देना। बेवकूफ, बहस कर रहे हैं फालतू की।
क्वेश्चन नंबर 63, जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को कहते हैं नोमोनिक। निम्न में से सांस्कृतिक मानचित्र नहीं है, जलवायु मानचित्र। निम्न में से भौतिक मानचित्र नहीं है, परिवहन मानचित्र। गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली कहलाती है। एक मानचित्र की मापनी के 66 में बी राइट आंसर है। मानचित्र प्रक्षेप, एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाले मापनी के कथन को निरूपक भिन्न में बदलिए। तो 1 इंच बराबर 4 मील, तो 63,360 को किससे गुणा करोगे? 4 से। 66 में राइट आंसर है बेटा बी, और 65 में है सी, और 64 में है द, और 63 में है सी, और 62 में बच्चों ये 62 नंबर का क्वेश्चन लगभग 4 घंटे की मेहनत है मेरी। 4 घंटे तक मैंने इसको ध्यान में रखकर फिर क्वेश्चन बनाया। हाँ, आप इसको नहीं 62 पे रहेंगे भी। बच्चे मेरे हैं, भले गुस्सा हो जाऊंगा लेकिन बच्चे मेरे हैं। मर्करेटर वो ये आगे क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से, कि एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है, ठीक है, मर्करेटर आ गया। आगे क्या लिख रहा है? लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाता है। तो ध्रुवों की ओर विकृत कौन सा होता है? मर्करेटर नहीं होता। कौन सा होता है? बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप होता है। कहां तक पहुंच गए अपन? 67। चलिए 68, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप का उपयोग होता है, सभी में होता है। 7 में बेटा ए है और 68 में डी है। मर्करेटर प्रक्षेप का उपयोग है सभी में। रुको 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 रुको, इसमें राइट आंसर बी है। राइट आंसर बी है। राइट आंसर बी है। सिक्सटी 69 में बी 100%, आगे वितरण लिखा हुआ है। तो जब आपकी कोई बात एक्सेप्ट करने लायक होती है मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे अभी इसमें राइट आंसर हमने डी लगा रखा था, तुरंत आपने वितरण शब्द बताया कि हाँ भाई वितरण, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? बी। और इसमें ए भी राइट आंसर ही है। विश्व के दीवारी मानचित्र बनाए जाते हैं इस पर, बट ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है? बी है। मानचित्र कला के जनक किसको कहते हैं? एनेक्सिमेंडर को। एक एटलस मानचित्र की मापनी हो सकती है 1:15 करोड़। राइट आंसर क्या है? सी। चलो, मानचित्रों में अनिवार्य तत्व है दिशा, शीर्षक, रूढ़ चिन्ह, सभी नहीं है। क्षेत्रफल कभी नहीं आता, क्षेत्रफल कभी नहीं आता बेटा। मानचित्रों में अनिवार्य तत्व है दिशा, शीर्षक और रूढ़ चिन्ह। राइट आंसर है बी। दीवारी मानचित्र के लिए सही युग्म है, इन्हें छोटी मापनी पर बनाया जाता है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। इनमें सूक्ष्म लक्षणों को प्रकट किया जाता है, नहीं किया जाता। हाँ, और इन्हें मोटे अक्षरों व प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ, मोटे अक्षरों से प्रेजेंट किया जाता है। दीवार पे होते हैं बड़े,
अतः मोटे अक्षरों से प्रेजेंट होते हैं। अतः इसमें राइट आंसर क्या है? 1 व 3, राइट आंसर है बी। प्रसरण का मान होता है, हो गया। चलो ठीक है। आकृति ज्यादा विकृति सम क्षेत्रफल में रहेगी, मर्केटर में रहेगी। क्या? मर्केटर में रहेगी ना ज्यादा ध्रुवों की आकृति विकृत, क्योंकि मर्केटर में तो ध्रुव ही नहीं बन रही, यहाँ से ज्यादा कहीं विकृत रहेगी। अरे तो लाडे बेटा ये देखना कि मर्करेटर प्रक्षेप है, उसमें ध्रुव तो बनते ही नहीं है।